મિત્રો, હું પ્રીતિ મહેતા, આપનું સ્વાગત છે Z પ્લસ ન્યૂઝમાં। દરેક ખબર પર રહેશે અમારી નજર। કહેવાય છે કે સફળતા હાથમાં નથી હોતી, સફળતા હોય છે દિમાગમાં। હું અમદાવાદનો રિક્ષાવાળો 999 નંબરવાળો આ જ્યારે ગીત બન્યું ને ત્યારે રિક્ષાવાળા ઉપર બન્યું હતું એ બતાવવા માટે કે અમદાવાદમાં જો સૌથી વધારે જો કોઈ ઓળખાતું હોય તો તે અમદાવાદ ઓળખાય છે રિક્ષાથી। પરંતુ આ રિક્ષાવાળાની સમસ્યા શું, કેવી રીતે સમસ્યાનું સમાધાન લાવી શકાય, આ બધું જ એક વ્યક્તિએ વિચાર્યું। એ વ્યક્તિ સાથે હું કરાવીશ આપની મુલાકાત આ જ રિક્ષામાં। જે પ્રમાણે પહેલાં મેં આપને કહ્યું તે પ્રમાણે અમદાવાદ ઓળખાય છે રિક્ષાઓથી, પરંતુ આ રિક્ષાવાળાઓની સમસ્યા શું હોય છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો એક વ્યક્તિએ, અને તેનું નામ છે निर्मल कुमार। निर्मल कुमार जी, आपનું સ્વાગત છે। थैंक यू। निर्मल जी, जिस तरीके से आपने सोचा रिक्शा वालों के बारे में, क्योंकि अब जाके ओला और उबेर का जन्म हुआ है, लेकिन आपने तो बहुत पहले सोचा हुआ था और उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात हुई थी। वो पूरा सिनेरियो क्या था, क्यों जी ऑटो का जन्म हुआ? वेल, जो ये पूरे कॉन्सेप्ट को के पीछे जो कारण है वो ये है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में, उन दिनों में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था और मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई। रिक्शा जब मैं रिक्शा हायर करके एक होटल गया हुआ था, हम लोग डिनर करने गए हुए थे कुछ दोस्त मिल करके, और उस समय रिक्शा वाला ने चार्ज किया 25 रुपया। जब हम रिटर्न आ रहे थे डिनर करके होटल से, तो रिक्शा वाला ने कुछ ज़्यादा चार्ज किया हमसे। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये ज़्यादा चार्ज क्यों किया, और फिर मैंने रिक्शा वाले से ये सवाल भी पूछा और मैं ज़्यादा पैसा देने से इनकार कर दिया। फिर रिक्शा वाला बहुत र्यूडली हमसे बात किया और मैंने उसको जो पैसा बोला वो दे दिया। तो मेरे जहन में ये बात आई कि मेरे जैसे लाखों लोग इस देश में हर दिन रिक्शा पर सफ़र करते हैं और कहीं ना कहीं वो लोग किसी इस तरह की परेशानी से ज़रूर जूझते होंगे। आखिर इसका कारण क्या है, और क्या अगर इसके पीछे कोई कारण है तो क्या इसका निवारण भी है क्या? फिर इस पर मैंने काफ़ी अध्ययन किया तो देखा कि वास्तव में अगर वास्तव में देखें तो रिक्शा वाले भी परेशान हैं। रिक्शा वालों की काफ़ी सारी समस्याएं अपनी हैं। ऑफकोर्स पब्लिक परेशान तो होती ही है, लेकिन रिक्शा वाले भी कम परेशान नहीं हैं। और मैंने इसको देखा, अध्ययन किया, तो हमने इस पूरे अध्ययन को इस तरह से देखा कि रिक्शा वाले को बेसिकली 3 तरह की समस्याओं को डेली जूझना पड़ता है, और उसके लिए हम निवारण दिए हमने इस अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। उसमें हमने बोला कि समस्या जो था उसको हमने 3 एस में कैटेगराइज किया। उसमें है समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान। रिक्शा वाले को हमेशा मन में रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, क्योंकि हर दिन महंगाई बढ़ती रहती है लेकिन रिक्शा का भाड़ा नहीं बढ़ता है। रिक्शा के भाड़ा जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, कई साल में एक बार बढ़ता है, लेकिन महंगाई हर साल बढ़ती है, हर दिन बढ़ती है। इसलिए रिक्शा वाला अपने घर चलाने के लिए कोशिश करता है कि मैं आज 10-20 रुपया 50 रुपया ज़्यादा कमाऊँ। उस कमाने के चक्कर में ओवर चार्जिंग वो करता है। तो वो चाहता है कि मैं समृद्धि बनूँ। समृद्धि एक समय है, उसकी एक चाहत होती है जिसके लिए वो ओवर चार्जिंग करता है। दूसरी चीज़ की सुरक्षा। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, अगर जैसे कि हमारे आपके कुछ हो जाता है तो उस समय क्या था कि हमारे पास इंश्योरेंस होता है, हमारे पास बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, हम कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट करा लेते हैं कुछ। लेकिन एक रिक्शा वाला जो हमेशा रोड पे है और अगर उसको कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं फिर कर्जे में डूब जाता है, कर्जे लेकर के इलाज कराता है और वो फिर गरीबी में और जो है कर्जे में डूबते जाता है। तो सुरक्षा को मैंने एक चीज़ देखा कि रिक्शा वालों को सुरक्षा कहीं ना कहीं नहीं है। और तीसरा जो देखा, सम्मान कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में ये था कि एक रिक्शा वाला है, पढ़ा लिखा नहीं है, चलो भी धंधा कर रहा है, रिक्शा अनपढ़ आदमी है। तो ये समाज में एक धारणा सी बनी हुई थी, जिसको हम लोग बोले कि ऐसा नहीं है। एक रिक्शा वाला भी एक तरह से बिजनेसमैन है, उसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, एक व्यापार करने का कोशिश कर रहा है। और इसलिए हमें एक अदर एंटरप्रेन्योर की तरह ही, एक उद्योगपति की तरह जो छोटे मोटे किराना दुकान लेकर के बैठे हुए हैं या छोटे मोटे बिजनेस लेकर के बैठे हुए हैं, उसी तरह से एक रिक्शा ड्राइवर को भी सम्मान मिलना चाहिए। इस 3 ब्रॉडर कैटेगरी पे हमने रिक्शा वालों को इन समस्या को देख करके समाधान देने का कोशिश किया अपने इनिशिएटिव के तरह जी ऑटो। हमने देखा कि पैसेंजर की परेशानी भी काफ़ी है, और जिसके जैसे मैं एक पैसेंजर था, मैं परेशान हुआ, उसको मैंने कैटेगराइज किया। उसको हमने रैट्स बोला, RAT
RATS। रैट्स जो हमेशा हम हर दिन प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसको बोलते हैं रिफ्यूज़ल। जैसे आप रिक्शा के पास जाएंगे, बोलेंगे कि भैया चलोगे यहाँ पे, तो वो बोलेगा कि नहीं जाऊँगा, उसकी अपनी मर्ज़ी है, छोटा भाड़ा है XYZ। तो एज ए पैसेंजर हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक्सेसिबिलिटी, जैसे आप घर के दरवाजे के फ्लैट में उतरे, भाई घर के पास रिक्शा नहीं मिले, तो आपको अगर सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, तो कभी कभी 200-500 मीटर भी चल करके हमें रिक्शा पकड़ना पड़ता है। तो एक्सेसिबिलिटी, हमारे दरवाजे तक रिक्शा नहीं मिलती थी। ट्रांसपेरेंसी ऑफ फेयर, कितना रिक्शा ड्राइवर चार्ज करेगा ये हमको नहीं मालूम होता था। अगर एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, कहीं से भी हमने रिक्शा हायर किया, अब वो अंत में कितना बोलेगा भाड़ा पता ही नहीं चलता था। मीटर नहीं काम है, मीटर काम नहीं करता है, XYZ, बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। और सेफ्टी, जो रैट्स में लास्ट आता है S, सेफ्टी। जैसे एक औरत है, सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, क्या रिक्शा में जा रहे हैं अकेले तो सेफ़ हैं, हम कैसे इसको रिक्शा को बेटर और सेफ़र बना सकते हैं। तो पैसेंजर के रैट्स के इशू को हमने सॉल्व किया और रिक्शा ड्राइवर के लिए 3S के समस्या को हमने इसमें निवारण दिया। ओके, ये जो पूरा जी ऑटो का पूरा प्लान था वो किस तरीके से था? क्योंकि ये जो प्लान था वो नरेंद्र मोदी जी के दिल के काफ़ी करीब था, तो वो पूरा प्लान क्या था, किस तरीके से आपने पेपर के प्लान को रियल लाइफ में बनाया, रियल लाइफ में उसको लेके आए? ये काफ़ी रोचक इंसिडेंट है। अगर जैसे कि मैं उस समय जब मैंने इस पूरे जो थॉट को एक मतलब ब्लूप्रिंट दिया इसका, और मैं सोचा कि इसको बनाऊं, इसको इम्प्लीमेंट करूं, तो मैं एक स्टूडेंट था और मैं उस समय सेकेंड ईयर IIM अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने अपने तरीके से इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया और मैंने 7 रिक्शा से शुरू किया था IIM अहमदाबाद के गेट से ही। ऐसा हुआ कि हमारे पास विदिन अ वीक टाइम, एक सप्ताह के अंदर हमारे पास करीबन 100 रिक्शा वाले जुड़ गए, क्योंकि जो हम इनको ऑफरिंग दे रहे थे, जो हम इनको सुविधाएं दे रहे थे रिक्शा ड्राइवर को, कि इनको मेडिक्लेम दिया जाए, इनको फ्री में न्यूज़पेपर, फ्री में मैगज़ीन, काफ़ी सारी चीज़ें हम इनको देते थे, इनको ट्रेनिंग देते थे। इससे रिक्शा वालों को काफ़ी अच्छा लगा और हमारे साथ जुड़े। लेकिन जब हमारे पास 100 रिक्शा जुड़ा तो हमने देखा कि शायद इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है और जो हम सोच रहे हैं इसको एक बड़ा स्केल दिया जा सकता है। तो फिर हमने यहाँ के मुख्यमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी जी थे, और हम हर दिन पेपर में पढ़ते थे कि काफ़ी प्रोग्रेसिव थॉट रखने वाले मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, और नई आइडिया को प्रमोट करते हैं, नई लोगों को, नई आइडिया के वाले यूथ को ये लाइक करते हैं। तो मैंने बस एक ईमेल लिखा नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस को कि मेरे पास एक आइडिया है और मैं इस आइडिया को आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। और मेरा सौभाग्य था कि हमें अपॉइंटमेंट मिला नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से, और मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को उनको प्रेजेंट किया। उन्होंने काफ़ी लाइक किया इस प्रोजेक्ट को, उन्होंने अपना भी काफ़ी सारा इनपुट दिया, और उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को और बृहद स्केल पर लेकर के गए। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री जो हैं आपके आइडिया को इंडोर्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उसको प्रमोट करने में आपका मदद कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ थी और हमें बहुत सहयोग मिला इस चीज़ को। फिर हमने इसको एक इनॉग्रेशन के लिए हमने उनको इनवाइट किया और वो एग्री हो गए इनॉग्रेशन करने के लिए। बहुत अच्छी हमें एक ब्रेक थ्रू मिला पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के, बहुत अच्छा हमें। तो ये इस तरह से हमारी एसोसिएशन उस समय के मुख्यमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ। निर्मल कुमार जी, आपने IIM पास आउट किया है, तो लाइक आपको तो कहीं पे भी लाखों और करोड़ों की जॉब मिल सकती थी, वाई ऑटो सेक्टर? जॉब तो कहीं भी मिल सकती थी, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन, जो एक अपने आप को जो एक कुछ करने, समाज के लिए जो कुछ करने का जो जज्बा था, वो शायद मुझे लगा कि मैं अगर ये काम पिक करता हूँ, मैं इस सेक्टर में घुस करके और कुछ करूँ मैं लोगों के लिए और गरीबों के लिए, तो शायद मुझे ज़्यादा फुलफिलमेंट मिलेगा। सो मैं पैसे की तरफ ज़्यादा नहीं भागा, क्योंकि पैसे एक प्लेटफॉर्म था IIM अहमदाबाद जहाँ से कि ऑफ कोर्स पैसे मिल सकते हैं, लेकिन हमें लगा कि जहाँ पर हमारी जो सेटिस्फैक्शन है, हमारी जो लाइफ की फुलफिलमेंट है, वो हम इस पर अगर कुछ करें लोगों के लिए, समाज के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेफ्टी की बात की, क्योंकि ज़्यादातर जैसे कि मुंबई में और दिल्ली में कैब चलती है, लेकिन वो उतनी सेफ़ नहीं होती है जितनी कि गुजरात के ऑटो की अगर हम बात की जाए।
रात को 12 बजे भी अगर औरत और बच्चा आपको रोड पे दिखेगा तो रिक्शा वाला खड़ा रख के पूछेगा ही पूछेगा। अहमदाबाद का रिक्शा वाला बहुत जाना माना नाम होता है, क्योंकि रिक्शा वाला यानी अहमदाबाद ही होता है। उस सेक्टर में घुसना, उस सेक्टर में ना बल्कि जाना, बल्कि सक्सेस होके वापस आना, क्योंकि सक्सेस का रेशियो बहुत कम होता है उनके मुकाबले जिन लोगों ने ऑलरेडी ये काम किया हुआ होता है। कैसे ये पूरा, क्योंकि जमाया जो बिजनेस था वो आपको नहीं मिला है, आपने शुरुआत की थी। जी, जैसे कि आप देखेंगे कि बिजनेस या कोई भी अगर आप मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो मंजिल की सफलता के लिए आपको अपना कमिटमेंट, आपका डिटर्मिनेशन आपके सक्सेस को डिटरमाइन करता है, न कि आपका बैकग्राउंड। आप देखेंगे कि हमारे भारत देश में कई सारे बहुत सारे लोग बड़े बिजनेस घराना से आते हैं, लेकिन वो अपने अपने पिताजी से या उनके पूर्वजों से जो मिला हुआ रहता है उसको आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। इसका कारण यही है कि उनके अंदर जो मोटिवेशन है बिज़नेस को लेकर के आगे जाने की, या जिस सेक्टर में है, बिज़नेस ही नहीं हर सेक्टर में आप देखेंगे, वो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन उनका नहीं रहता है, अपनी खुद की डिटर्मिनेशन नहीं रहती है। जो ये मैंने जो सेक्टर चुना, जो काम चुना, जो मैंने अपना सर्विस देने का जो एक क्षेत्र चुना, वो मेरी खुद की मोटिवेशन थी। इसलिए मैं निरंतर काम करते रहता हूँ और आज भी कर रहा हूँ उस फील्ड में। मैं कभी थकता नहीं हूँ, मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। कभी असफलता भी मिलती है, लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि मेरी असफलता, मैं ये समझता हूँ कि मैंने सीखा कुछ। इसलिए मैं नया होते हुए भी किसी तरह का एक्सपीरियंस मुझे इस फील्ड का नहीं था, उसके बाद भी मैं आगे बढ़ते रहा हूँ। इसका एक ही कारण है कि ये मुझे खुद के सेल्फ मोटिवेशन से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मुझे एनर्जी अपने थॉट से मिलती है, अपने कमिटमेंट से मिलती है। मुझे एनर्जी बाहर से और अपने एंसेस्टर से, अपने पेरेंट्स से और मतलब कि हेरिडिटरी कोई चीज़ मिले उससे मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ। रादर मैं ये ड्रॉ करता हूँ कि मैं कुछ करने की आगे बढ़ा हूँ, ये मेरी खुद की कमिटमेंट है, इसलिए मुझे मंजिल तक पहुँचना है। इसलिए निरंतर मैं काम करता रहता हूँ, डिटर्मिनेशन है मेरी, और मैं इसमें जो भी मंजिल हासिल किया हूँ वो उसी कारण से। चींटी जो होती है दीवार पर जब चढ़ती है तो 100 बार गिरती है, 100 बार उठती है। निर्मल कुमार जी के हौसले भी उतने ही बुलंद है जितनी बुलंद उनकी सोच है, जितना बुलंद उनका बिजनेस पावर है, बिजनेस माइंड है। वो 100 बार गिरेंगे, 100 बार उठेंगे, लेकिन उनका एक ही फंडा है, एक ही मंत्र है कि सफलता मिलनी चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक तो मैं नहीं, एक प्रॉपर एथिकल मीन्स होनी चाहिए। हमारे रास्ते जो हैं वो हमारा एंड जो है वो मीन्स को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा जो मीन्स है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर मीन्स हमारा प्रॉपर रहेगा तो डेफिनेटली हमारा एंड अच्छा रहेगा। जिस चीज़ को मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे रास्ते अच्छे होने चाहिए, हमारे सोच अच्छे होने चाहिए, और अगर हम अच्छे सोच से अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो सफलता हमारी कदम को चूमेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। सक्सेस का मंत्र क्या है? क्या है सक्सेस मंत्र? सक्सेस का मंत्र मैं यही समझता हूँ कि जब हम मंजिल पे तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ हमारे अगल बगल के लोग अगर खुशहाली उससे उनको मिल रही है, अगर हम लोगों में खुशियाँ ला रहे हैं, मंजिल में अगर थोड़ा लेट से भी पहुँचे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हमको पहुँचना था अगर वहाँ ना पहुँच करके भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में, उसके दिल में, उनके जीवन में अगर हम खुशियाँ भर पाते हैं तो हमारे लिए सफलता वही है। हमारे लिए सफलता किसी टारगेट को अचीव करना नहीं है, बल्कि रास्ते में चलते हुए लोगों के दिल में खुशी भरना, लोगों के जीवन में खुशी भरना, हम अपने सफलता को डिफ़ाइन करते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया तो मैं ऐसा नहीं कि जिस दिन को शुरू किया उसी चीज़ से अटका रहा। हम हमेशा एक्सप्लोर करते रहे कि आगे क्या है, आगे लोगों की दिक्कत कहाँ है। और इसीलिए आप देखेंगे मैंने तो ये दिखा कि लोगों को, जैसे मैंने ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को बताया कि उनको सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान मिले। इसके अलावा मैंने फिर सोचा कि रिक्शा वाले जो रिक्शा जब खरीदते हैं तो रिक्शा खरीदने में उनको काफ़ी सारे परेशानियाँ होती हैं, और उस परेशानी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप देखेंगे कि जब कोई रिक्शा ड्राइवर रिक्शा खरीदने जाता है तो उसे अपने रिक्शा के कॉस्ट से ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है।
तो उस ब्याज को क्या हम करें, उनके ऊपर आर्थिक एक बहुत बड़ी बोझ पड़ जाती है। हमने उसके लिए करीबन 2005 से 15 से हम काम कर रहे हैं, आज 20 हो गया। 5 साल में हमने कम से कम 5000 से ज़्यादा रिक्शा वालों को बैंक के थ्रू, बैंकिंग सेक्टर के थ्रू रिक्शा में लेने में मदद किया। उसमें ऐसे हुआ कि इनकी जो बोझ है, जो फाइनेंशियल बर्डन है, आर्थिक बोझ है, जो ब्याज के रूप में उनको बढ़ाता है, वो 75% कम हो गया। आज जो रिक्शा 2 लाख की होती है, इनको 3 लाख में पड़ जाता है ब्याज के साथ। हमने जब इनको शुरू किया कि नहीं 2 लाख की रिक्शा आधा मतलब 50% का ब्याज का मार ना पड़े, क्यों नहीं इनको 2 लाख की रिक्शा 230 में मिले। आज इनको 2 की रिक्शा 230 में मिलती है, 3 लाख में नहीं मिलती है। और सारे रिक्शा ड्राइवर हमने आज मैं आप बताऊं, जब हमने इस मुहिम को शुरू किया तो हमें हर तरफ से लोग बोलते थे कि ये सब सक्सेसफुल नहीं होगा, लोग जो हैं इसमें आपका सहयोग नहीं देंगे। हमने करीबन 5000 रिक्शा ड्राइवरों को इस मुहिम के थ्रू फ़ायदा पहुंचाया और एक भी रिक्शा ड्राइवर ने हमें धोखा नहीं दिया। हम जिन बैंकों के साथ काम कर रहे हैं, हर बैंक खुश होती है कि जी ऑटो, और अभी तो हमने स्वर्णिम करके जो ब्रांड शुरू किया जिसमें कि हम इनको रिक्शा देने का डीलरशिप के थ्रू जो हम इनको रिक्शा देते हैं उसमें हम इनको मदद करते हैं। इससे रिक्शा ड्राइवर ही नहीं बल्कि बैंकों को भी काफ़ी मदद मिला, चूँकि उनका डिफ़ॉल्ट बंद हो गए, उनके NPA नहीं हो रहा आज रिक्शा में। तो एक बहुत बड़ी फ़ायदा जो है मतलब बैंकों को मिला, रिक्शा ड्राइवरों को मिला। इसके साथ ही हमने ये शुरू किया कि जैसे इनकी रिक्शा ख़राब हो जाती है, अगर पैसेंजर लेकर के जा रहे हैं, प्रॉपर इनके रिक्शा को सर्विस नहीं मिलता है, हमने सर्विस देने के लिए एक अलग से इनके लिए सेटअप तैयार किया है। तो उसमें इनको अच्छा से प्रॉपर सर्विस कैसे मिले रिक्शा को, ताकि इनकी रिक्शा इनके बिज़नेस में, अगर एक बिज़नेस करें, बिज़नेस में अगर इनको इस तरह का ब्रेकडाउन हो रहा है तो बहुत बड़ा लॉस होता है। गरीब लोग इनके पास उतना पैसा होता नहीं है, तो उस तरह से इनके ब्रेकडाउन में मदद मिले। तो हम डे बाय डे इनके होराइजन को डाइवर्सिफाइड करते जा रहे हैं, ऐड ऑन करते जा रहे हैं, ताकि इनके लाइफ को और बेटर कैसे बनाया जा सके। ओके, जो सपने देखे थे वो सारे पूरे हो गए। अब नेक्स्ट बिजनेस में क्या होगा, क्या नया होगा? क्या वो ऑटो से रिलेटेड होगा या कोई और सेक्टर होगा? डेफिनेटली ऑटो से रिलेटेड होगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत में 5 मिलियन 50 लाख ऑटो हैं भारत के सड़कों पे, और 50 लाख ऑटो जो है करीबन 70 लाख लोगों को रोज़गार देते हैं, क्योंकि कुछ रिक्शे 2 शिफ्ट में भी चलते हैं। इस तरह से अगर आप बात करें कि 70 लाख रिक्शा जो है भारत देश में चलता है और एक रिक्शा पे करीबन 5 फैमिली डिपेंडेंट है, तो करीबन 350 लाख 3-3.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी इससे चल रही है, जो कि भारत का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो इतना बड़ा रोज़गार इतनी बड़ी पैमाने पर देता हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। तो इतनी बड़ी सेक्टर, इतने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को से जूझ रहे हैं, उसकी समाधान देना, और इसके जो बेनिफिशियरी हैं, जो ट्रैवलर हैं, उनको एक बेटर फीलिंग देना, बेटर एक्सपीरियंस देना हमारा मुहिम है, और उस पर हम काम करते रहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है जिस पे हमें निरंतर काम करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, निर्मल कुमार जी से बातें जारी रहेंगी, लेकिन अभी समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે Z+ ન્યૂઝમાં। દરેક ખબર પર રહેશે અમારી નજર। આપણે વાત કરતા હતા નિર્મલ કુમાર સાથે। નિર્મલ કુમારની જો વાત કરવામાં આવે તો જે સપનું જોયું તે સાકાર કર્યું, પરંતુ સાથે સાથે એક વસ્તુ એ પણ છે તેમના માટે કે કહેવાય છે ને કે અડગ મનના માનવને હિમાલય પણ ડગાવી શકતો નથી। બસ બિલકુલ કંઈક આવું છે નિર્મલ કુમારની લાઈફમાં પણ। જ્યારે તેમની ઉંમર 3 વર્ષની હતી ત્યારે તેમને પોલિયો થઈ ગયો। માતા પિતાને ત્યારે ખબર નથી, કારણ કે ત્યારે એટલું બધું પોલિયોનું ચલણ ન હતું કે પોલિયો થાય તો શું થાય અને કેવી રીતે થાય, આ બધી તેમના માતા પિતાને ખબર નથી। પરંતુ જ્યારે બાળકને તકલીફ થવા લાગી ત્યારે તે હોસ્પિટલ લઈ ગયા। ત્યારબાદ કહેવામાં આવ્યું કે પોલિયોગ્રસ્ત બાળક છે, એને આટલી તકલીફ પડી રહી છે। મા બાપે ઘણા બધા જતન કર્યા, પરંતુ તેઓ क्योर ना થઈ શક્યા। निर्मल कुमार साथ बात करिए कि जब पता चला कि 3 साल की उम्र में ही कि बच्चे को चलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, तो क्या हो सकता है? पोलियो का कारण दिया गया। क्या हुआ था? क्योंकि आप तो बहुत छोटे थे, शायद आपको याद हो। मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि मैं 3 साल का था और उस समय
जो घटना हुआ था मुझे बाद में हॉस्पिटल से जब आया तो कुछ घटनाएं मुझे याद हैं। इनफैक्ट मेरी जो परवरिश हुई है मेरी वो एक गांव में हुई। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो वहाँ पे वो मेडिकल फैसिलिटी और अवेयरनेस जानकार जो एक नॉलेज होता है, जानकारी होती है, वो बहुत कम होता है। तो जब मुझे पोलियो हुआ तो किसी को पता नहीं चला कि क्या है, तो लोग ऐसे ही गांव के डॉक्टर से और नॉर्मल जो नीम हकीम टाइप के लोग होते हैं उन लोगों से इलाज मेरा चलता रहा, और ये होते होते करीबन 1 महीना हो गया। तब तक का इलाज वैसे गांव में चलता रहा। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसका जितना अर्ली डिटेक्शन हो उतना ही उसका इफ़ेक्ट कम किया जा सकता है। क्योंकि हमारी काफ़ी लंबी डिटेक्शन हुई, पता चला 1 महीने के बाद, फिर हमारे पिताजी माताजी हमें अच्छे हॉस्पिटल में, मतलब कि कलकत्ता लेकर गए। बिहार में कोई उस समय हॉस्पिटल नहीं था अच्छा जहाँ पर कि इलाज कराया जा सके, तो कलकत्ता लेकर के गए। वहाँ पे हमारी इलाज हुई, करीबन 1 महीना में वहाँ हॉस्पिटल में था। और जैसे कि माँ बताती हैं, जो पापा जी बताते हैं कि डॉक्टर इस तरह से बोलते थे कि 1 घंटा बस सर्वाइव करेंगे, आधा घंटा में बस हो सकता है कि ये सर्वाइव करेंगे। ऐसे एक बहुत ही थिन लाइन पर ये था डॉक्टर का कि शायद 1 घंटा ज़्यादा सर्वाइव नहीं करें, आधा घंटा ज़्यादा सर्वाइव नहीं करें। हमारी सांसें उल्टी हो गई थी, ऑक्सीजन पर कई, वेंटिलेशन पे कई दिनों पर थे। तो ये काफ़ी स्ट्रगलिंग समय रहा था 1 महीना। बट फॉर्चुनेटली डॉक्टर्स के और गॉड पेरेंट्स के विशेष से ठीक हो गया। तो और काफ़ी सारे ऑफ कोर्स उसके बाद लाइफ शुरू हुआ तो स्ट्रगलिंग लाइफ बहुत रहा, चूँकि आपको मालूम है कि फिजिकल डिफॉर्मिटी एक्सेट्रा होने पर लाइफ उतना नॉर्मल नहीं रहता है। तो बट ठीक है, मतलब कि हमारी अपनी जो मेंटल जो एक स्ट्रेंथ था उससे मैंने, जो हमारी फिज़िकल डिफॉर्मिटी था उसको मैंने बीट किया, उससे मैंने उसको हराया। और आज मुझे कभी भी लाइफ में फील नहीं हुआ कि मेरे को किसी तरह की डिसेबिलिटी है। सो दैट्स जिस तरह से नॉर्मल इंसान कभी कभी बोल देते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, लाइक यहाँ तक स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है कि लोग सुसाइड तक कर देते हैं। आपकी निर्मल कुमार जी बात की जाए तो जिस तरीके से पोलियो ग्रसित होने के बावजूद भी आपने वो जो मुकाम आपने चाहा था वो हासिल किया, क्योंकि जबकि बातें उतनी नॉर्मल नहीं थी जितनी की होनी चाहिए। अगर इंसान को 30% प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपके केस में वो प्रॉब्लम 60% होती थी, क्योंकि बातें नॉर्मल नहीं थी। किस तरीके से बीट किया, कहाँ कहाँ आपको दिक्कत के सामना करना पड़ा, कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स थी जिनसे आपको जूझना पड़ा? एक तो जो चीज़ है कि जो एक नॉर्मल इंसान हार मान जाता है, और मुझे उस तरह की समस्याओं को फेस करना पड़ा या नहीं, जहाँ पे लोग बोल देते हैं कि अब नहीं होगा, इससे आगे नहीं होगा। मेरे लाइफ में कभी ऐसा मौका नहीं आया जहाँ पर कि मुझे ये महसूस करना पड़े कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये काम नहीं होगा। मैं रादर ज़्यादा वहाँ पे दृढ़ हो जाता था जब मुझे लगता था कि ये काम नहीं होगा। मैं जिद में उसको बोलता मैं तो ये करूँगा ही। तो मेरे साथ उल्टा था, जहाँ पे लोग छोड़ देते थे, चीज़ों को छोड़ देते हैं कि ये टफ़ है, ये करना मुश्किल है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी दृढ़ता वहाँ पे 4 गुना बढ़ जाती है। रादर उल्टा होता है मेरे साथ, और मैं बोलता मैं तो इसको करूँगा ही चाहे जो भी हो। और ये मेरी एक जिद बचपन से मेरा रहा है, और जिसके चलते क्या रहा कि जहाँ भी जिस चीज़ को मैंने करने की ठान ली उसको मैंने कर लिया, चाहे वो मेरे एजुकेशन किस में हो, चाहे वो मेरे प्रोफेशनल लाइफ में आज हो रहा हो, चाहे वो मेरे सामाजिक लाइफ में हो। मतलब कहीं भी मैंने ये महसूस नहीं किया कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगा और मुझे छोड़ देना चाहिए। जिस दिन मेरे को महसूस होता है कि मेरे से नहीं होगा, मैं उस दिन उसको ज़रूर करता हूँ, उस काम को तो ज़रूर करता ही हूँ, ताकि मैं ये करूँ, प्रूव कर दूँ कि नहीं इसको किया जा सकता है, और लोगों को बता सकूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, जो इम्पॉसिबल है। जी, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाया निर्मल जी ने। निर्मल जी की अगर मैं बात करूं, जितना मैंने उनके बारे में जाना है, क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं उनको कभी कभी टाइम की वैल्यू नहीं होती, या फिर मिले हुए मौके की वैल्यू नहीं होती। यंगस्टर्स को आप क्या बताना चाहेंगे कि इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरह से टाइम की वैल्यू करनी चाहिए? इसमें
ऐसा है कि आपको मौका मिलता नहीं है, आपको मौका क्रिएट करना पड़ता है। अगर हम ये सोचें कि हमको कभी मौका मिलेगा तो मैं उसको ग्रास्प करूँगा और मैं फिर आगे उसको इनकैश करूँगा, तो लाइफ में मौका कभी नहीं मिलता है। आपको मौका क्रिएट करना पड़ता है, आपको अपना स्पेस खुद बनाना पड़ता है, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। जिस दिन ये डिसाइड किए कि हमें ये चीज़ करना है, फिर उसके लिए रास्ते आपको खुद बनाना पड़ता है। आपको अपने हाथों से रास्ता बनाना होता है, उस रास्ते पे चलना होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप रास्ते बना दें तो आने वाली जनरेशन उस चीज़ को देख करके चले, उस चीज़ से सीख करके चले। जैसे मैंने जी ऑटो जो कॉन्सेप्ट दिया, उस समय पूरे दुनिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। इसको व्हीकल एग्रीगेशन कॉन्सेप्ट, एसेट लाइट मॉडल बोलते हैं। दुनिया के किसी देश में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने इस कॉन्सेप्ट को दिया, शुरू किया। उस समय ऑटो रिक्शा सेगमेंट में घुसना मतलब माफिया से जूझना के बराबर समझा जाता था, और हमारे ऊपर काफ़ी सारे अटैक भी हुए। अहमदाबाद में एयरपोर्ट पे और कई जगह रिक्शावाल जो माफिया थे वो हमारे ऊपर अटैक किए, काफ़ी सारे हमें डिरेल करने की कोशिश किए, लेकिन मैं कहीं भी उससे झुका नहीं। मैंने बोला कि इस रास्ते को मैं जब तक बनाऊंगा नहीं, फिर दूसरे लोग कैसे आएंगे। और जब लोग देखे, जब देश देखी, दुनिया देखा कि जब एक शहर में, मल्टीपल शहर में एक लड़का जब इस चीज़ को कर सकता है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और जिसका परिणाम यह हुआ कि हर शहर में आप ऐप बेस्ड आज जो रिवॉल्यूशन देख रहे हैं कि मोबाइल पे ऐप से ऑटो बुला लो, टैक्सी बुला लो, वो रिवॉल्यूशन आया। नहीं, इंडिया में ही नहीं केवल, बल्कि न्यूयॉर्क में इस सुविधा को शुरू किया गया, ब्राज़ील में इस सुविधा को शुरू किया गया, भारत के कई शहर में जहाँ भी मैं टॉक देने गया वहाँ इस सुविधा को शुरू किया गया। मैं इसको एज अ वैनिटी, एज अ प्राइड नहीं महसूस करता हूँ। मैं ये सर बता रहा हूँ कि हाँ, अगर हम कुछ करेंगे, रास्ते कठिन हैं, हम रास्ते बनाएंगे तो आने वाले जनरेशन के लिए हम एक मार्गदर्शक बन सकते हैं, और हमें बनना चाहिए। कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिस तरीके से निर्मल जी ने बताया कि रास्ते कठिन है, चलना भी कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। निर्मल जी, आप बताइए कि किस तरीके से आपने जब जी ऑटो में प्रवेश किया, आपने माफिया की बात की, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उन दिक्कतों को भी ओवरकम करके आपने सफलता कैसे हासिल की। क्योंकि अगर कोई इंसान विरोध कर रहा है तो उसके सामने उसके ही सोच से या फिर उसकी सोच से 2 कदम आगे जाके सोच के उसको ओवरकम करके सक्सेस हासिल करना डिफ़िकल्ट होता है, जबकि आपको पता है कि आपका दुश्मन कौन है, दुश्मन की चाल कौन सी रहेगी। हमारे सामने जो समस्याएं आई कि ऑटो रिक्शा, जैसे आप देखेंगे किसी भी शहर में जाएं तो एक ग्रुप के लोग उस पर पर्टिकुलर प्लेस पे, जगह पे, स्पेशली जब एयरपोर्ट देखें, रेलवे स्टेशन, जगह टाइप ऑफ प्लेस देखें जहाँ पर कि बल्क में लोग आते हैं और जहाँ पर एक पर्टिकुलर फिक्स टाइप के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलता है। लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं उन नए लोग आएँ, नई सिस्टम चेंज करें और नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि नया चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो पुराने जो चीज़ वो लोग सेट किए हुए हैं, जो उनके लिए कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, वो उससे खुश नहीं रहते हैं। मेरे साथ यही हुआ। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या और जगह हो जहाँ पर कि ग्रुप ऑफ पीपल जो वहाँ पे डोमिनेट करते थे, उन लोगों ने मेरा काफ़ी विरोध किया, मेरे लोगों को मारा, मेरे ऊपर भी अटैक किया चाकू से, कई सारे के मुझे पुलिस में कंप्लेन करना पड़ा, कई सारे FIR करना पड़ा, और ये सारी चीज़ें जूझते रहे। डे टू डे में ये चलता रहा चीज़ों को। कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें सपोर्ट लेना पड़ा, कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सपोर्ट में खड़ी नहीं होती थी। हर तरह के सर्कमस्टांसेस मेरे जर्नी के थ्रू आउट आए हैं और उसको हम ओवरकम करते हुए आगे बढ़े हैं। हमने कभी उसको एक ऐसा नहीं समझा कि मेरे लिए रोड ब्लॉक है। मैं हमेशा समझा कि ये पार्ट ऑफ माई जर्नी है, लेट मी क्रॉस दिस माइलस्टोन। तो मैंने उसको इस तरह से लेकर के ही चला। मैं कभी ये नहीं सोचा कि अब इसके आगे ये तो बहुत समस्या है, अब इसके आगे बढ़ना मुश्किल नहीं। मतलब ये पार्ट है, इसको साइड में करो, आगे बढ़ो। और इस तरह से बढ़ते गया, समस्याएं सुलझती गई। ओके, समस्याएं सुलझती गई, लेकिन समस्या कहाँ जाके उलझी। अगर मैं बात करूँ थोड़ी पर्सनल वे में, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा पर्सनल वे में या प्रोफेशनल वे में कि ये जो पोलियो का जो प्रॉब्लम आपके साथ चल रहा था, उससे आपको दिक्कतें आई
या फिर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया, कहीं ना कहीं आपको लगा ऐसा? इससे मुझे दिक्कतें तो कभी नहीं आई है लाइफ में। यस, ऑफ कोर्स फिजिकल अगर आप बात करें तो थोड़ा मोड़ा जो ये होगा, बट मेंटली मैं कहीं भी इसके तरफ झुका नहीं, इसके चलते मुझे झुकना नहीं पड़ा। और इवन फिज़िकली भी मैं काफ़ी अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता हूँ। तो जहाँ तक बात है कि इस पर्टिकुलर पोलियो के चलते मेरे लाइफ में किसी तरह का हिंड्रेंस आए, हाँ ऑफ कोर्स लिमिटेशंस आते हैं, बट उस लिमिटेशंस को हम ओवरकम करते हैं। काफ़ी सारे लिमिटेशंस आते हैं और हैं, बट उन लिमिटेशंस के अल्टरनेटिव हमें फाइंड आउट हमें करना पड़ता है, और मैं करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मैं उसके चलते रुक नहीं जाता हूँ, मैं अपने जर्नी को स्लो डाउन नहीं करता हूँ, मैं अपने स्पीड को स्लो डाउन नहीं करता हूँ, मैं जर्नी को रोकता भी नहीं हूँ। जी बिल्कुल, रुकना मना है, थकना मना है। लेकिन निर्मल जी, आप उन यंगस्टर्स को या फिर उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो कि अभी आपको देख रहे हैं, जो लोग बोलते हैं कैसे करूं, कहां से करूं, पता नहीं, कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? या जो लोग ये सोचते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, उनके लिए बहुत सिंपल सोल्यूशन इसके लिए हम देते हैं। बहुत सिंपल सामान्य समाधान होता है। आप जहाँ भी हैं, जिस जगह है, जिस गांव में है, जिस देश में है, दुनिया के जिस कोना में है, आप केवल ये चीज़ देखें कि आप जहाँ पे हैं, क्या आप मानव का, पर्यावरण का, जंतु का, एनिमल का, किसी भी चीज़ का, क्या किसी समस्या को समाधान कर सकते हैं आप? क्या कोई आप देख रहे हैं कि ये एक समस्या है और इसका मेरे पास कोई उपाय है? अगर आपके पास उपाय है तो वो आपके लिए एक काम करने का, सेवा करने का, बिजनेस करने का एक मौका है। क्योंकि बिजनेस वही होता है जहाँ पर कि आप आदमी के समस्या का, इंसान के, पर्यावरण के, किसी भी तरह से समस्या का समाधान करें। वो एक बिजनेस मॉडल होता है, वो एक सेवा करने का जरिया होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमें अपने आँखों को खोल करके रखना है कि हमारे आसपास में किस तरह की समस्याएं हैं और उस समस्या का क्या एक वाजिब समाधान हो सकता है। जिस दिन आप समस्या को आइडेंटिफाई कर लेंगे, समाधान ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। बारीकी है, योग्यता आपकी काम आएगी समस्या को आइडेंटिफाई करने में। जैसे कि डायग्नोसिस, रोग होता है तो रोग का डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन पता चल गया कौन सा रोग है, अगर प्रॉपर डायग्नोसिस हो गया तो मेडिसिन तो आप बहुत सारे मेडिसिन उसके मिलेंगे। इसलिए हम जिस दिन ये पता लगा लें, हमारे नौजुवक, कि हमारे आसपास में क्या समस्या है, हम इसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, मानव जीवन को अच्छा करने के लिए, खुशहाल करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए, उस दिन आपके लिए वो बिज़नेस मॉडल हो सकता है। आप चाहें तो उस सर्विस को फ्री में दे सकते हैं, आप चाहें तो सर्विस देने के बजाय कुछ चार्ज कर सकते हैं। और जब आप कुछ चार्ज करना करेंगे, आपके लिए रेवेन्यू मॉडल हो जाएगा, वो आपके लिए बिजनेस मॉडल हो जाएगा। आप इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, आप इसके लिए अपने बेटर प्रोसेस रीडिफाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, कुछ एडिशन करना चाहते हैं, कुछ डिलीशन करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, पानी, हमें स्वच्छ पानी नहीं मिलता था, पता ना कौन सा पानी कहाँ है, कैसे नहीं, किसी ने पानी को स्वच्छ करके बोतल में भर करके दे दिया। आपको मालूम है कि ये बोतल का पानी अच्छा है, स्वच्छ है, हम खरीद करके पीते हैं, उसके लिए पैसा देते हैं। जो पानी कभी फ्री में मिला करता था, हमारे जनरेशन के लोग जो हैं फ्री में पानी पीने की आदत थी, आज हम खरीद करके पी रहे हैं। वो एक बिज़नेस मॉडल है। फ्री के चीज़ों के आप पैसे ले रहे हैं, बस उसको शुद्ध कर दिए, छान दिए, अच्छा से फिल्टरिंग किए, आरओ सिस्टम, एक्स वट एवर सिस्टम यू अप्लाई आपने किया, आपने पैसा उसके लिए चार्ज किया। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगर तापमान यहाँ पे ज़्यादा है, कोई ऐसा मशीन बना दिया कि इसके तापमान को हम कम कर सकते हैं, एयर कंडीशन, इसके लिए आप पैसे चार्ज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। सो इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपके लाइफ को बेहतर कैसे बना सकती है। टेक्नोलॉजी का हो सकता है, नॉन टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है, बट एक ही चीज़ है कि लाइफ बेहतर बने। दैट्स अ बिजनेस मॉडल। जी बिल्कुल, लाइफ बेहतर बने। निर्मल जी, आप उपस्थित रहे, दर्शक मित्र को माहिती दी, थैंक यू सो मच। વેલકમ। ઇમ્પોસિબલને આઈ એમ પોસિબલ બનાવ્યું નિર્મલ કુમારે. એવું કહેવાય છે ને કે જેના પગ નથી હોતા ને એ પણ હિમાલય ચડી શકે છે, અને જેના હાથ નથી હોતા ને એના હાથમાં પણ કિસ્મતની રેખા તો જરૂરથી હોય છે. શારીરિક ખોડખાપણ હોવા છતાં પણ જો વ્યક્તિ તેને ઓવરકમ કરીને પોતે સફળતા હાંસલ કરે ને, તો આપણને તો ભગવાને ઘણું બધું આપ્યું છે. જ્યારે આપ આ ટોક શો જોઈ રહ્યા છો ને,
ત્યારે આપને લાગશે કે અરે હું તો ઘણું બધું કરી શકું છું, બસ આ ઘણું બધું કરવાનો હવે સમય આવી ગયો છે. કારણ કે ગુજરાત ઈચ્છે છે એવું યુવાધન કે જે યુવાધન સફળતા હાંસલ કરે, ના બલકે સફળતા હાંસલ કરે પરંતુ પોસિબલ વસ્તુઓને પોસિબલ બનાવે. થેન્ક યુ સો મચ. ફરીથી મળીશું આ જ સમયે આ ચેનલ પર. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.